मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे मुरासिम रहे हैं, आप भी जेल में थे, आप जनरल बाजवा के बहुत करीब जाने जाते थे, गुड इंटरेक्शन था आपका उनका, फिर भी आप जेल में डाले गए, क्यों? सर देखें, मुझे तो जेल में डालने की एक ही वजह थी, वो शायद अब्बासी साहब को जेल में डालना था और उनको जेल में डालने का मुकदमा बनाने के लिए उन्होंने मुझे भी डाल दिया। तो वो मेरे जो 5.5 महीने थे तो वो तो शायद अब्बासी के ऊपर उधार है मेरे, इमरान खान के ऊपर नहीं है। लेकिन बात जो शाहिद भाई की है ना, वो एकदम दुरुस्त है कि अगर इमरान खान ने हमारे साथ करी, इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान के ऊपर आज जाती होनी चाहिए, वरना तो ये मुल्क का कभी ख़त्म ही नहीं होगा सिस्टम कि आज इमरान खान को हमने जेल में डाला है और कल इमरान खान आके फिर इनको जेल में डालेगा, क्योंकि उसकी भी जहनीत ऐसी है फाशिस्ट की। इसके बाद ये फिर और आएंगे तो फिर जेल में डालेंगे। ये कब सिलसिला ख़त्म होगा? ये जो नई पार्टी हम बना रहे हैं उसमें एक हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक नई सियासत हो कि जिसमें ये सियासी मुखालिफिन को जेल में डालना और दुश्मन समझना से अलग हो जाना चाहिए। हम लोगों को थोड़ी सी अक्ल आ जानी चाहिए, एक पहली बात। और दूसरी मिफ्ता बात, मैं इस्माइल आपको साहब, सच बताऊं, देखें मिफ्ता साहब, जी, मिफ्ता साहब, जब आपको जेल में रखा गया था उस दौरान भी मेरी इतला ये है कि जनरल बाजवा आपसे इंटरेक्ट करते थे और आपसे पूछते थे, ये जो एक्सचेंज रेट वाला और IMF वाले इश्यूज चल रहे थे उस दौरान भी आपसे मशवरा लेते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। 50 दिन तो मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नैब में एक कमरे में बंद होता था, जिसमें मुझे शायद अब्बासी जो कि करीबी कमरे में बंद थे उनसे भी कभी नहीं मिलने दिया था, माँ सिवाय इसके कि हर 2 हफ्ते बाद जिस दिन हम लोगों को कोर्ट ले जाते थे। फिर 3 महीने हमको अदियाला में बंद रखा था। उसके बाद भी निकलने के बाद मेरी बाजवा साहब से 1-1.5 साल तक मुलाकात नहीं हुई थी। फिर उनके किसी बच्चे की शादी में, वो भी इन्होंने नहीं, इनके समधी ने मुझे बुलाया था तो मैं उस पर गया था, तो मुलाकात हुई, फिर उनके पास गया हूँ। और मेरी बाजवा साहब से बात हुई है, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, वो कह रहे थे कि यार तुम्हारा जेल में जाना, एहसन इकबाल का जेल में जाना और शाहिद अब्बासी का जेल में जाना, आई रियली, और राना सना की भी उन्होंने बात की, आई रियली शुड हैव पुट माय फुट डाउन, और मुझे रेजिस्ट करना चाहिए था, मैंने नहीं करा। बहरहाल वो उनका उनका एक ज़ाती ख्याल है। आपके लेकिन ख्याल में ये सच्ची बात, किसका फैसला था आप सबको जेल में डालने का? राना सनाउल्लाह को, शाहिद मैं खाकान को, आपको जेल में डालने मैं का, एहसन समझता हूँ इकबाल को, कि ये फैसला किसका था? अगर अगर बाजवा साहब और इमरान खान दोनों की इसमें राय नहीं शामिल होती तो ये हम तीन चारों कभी भी जेल में नहीं होते। इसमें आप सबको ये बात क्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाँ, की मर्जी के खिलाफ भी हो ये जाए, बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं। और इमरान खान साहब की भी इसमें पूरी 100% ईमा शामिल थी। आपने देखा है कि नवाज शरीफ के कमरे से मैं एसी निकाल दूंगा, शहबाज शरीफ को मैंने बंद कर दिया है, राना सना को मूंछ से पकड़ के बंद करूंगा, ये गुफ्तगू करता था वो। 2010 से 2021 तक 22 तक तो पीटीआई का कोई सपोर्टर जो था वो आर्मी के रोल में, सियासत के रोल से नाराज नहीं था। आज पीटीआई के लोग जो हैं वो सारा दिन बोलते हैं कि आर्मी सियासत में नहीं होनी चाहिए। तो जब 11 साल इमरान खान को उठाकर आर्मी लेकर आ रही थी, उस वक्त इनको ख्याल नहीं था कि आर्मी को सियासत में नहीं होना चाहिए। और इमरान खान के ऊपर मैं ये कह दूं सर कि ये बाकी इद्दत वगैरह के जो मुकदमे हैं ना सर, ये हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ जेब नहीं देती कि हम इस किस्म की बात करें। घटिया केस है, तो मुकदमे ये घटिया केस इमरान है, खान ये इसमें दो तो ना मुकदमे पड़ते तो बनते अच्छा था। हैं और ये घटिया चीज़ है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। इसमें सिर्फ 2 मुकदमे बनते हैं। एक ये फराग गोगी साहिबा जो हैं, जिनको इन्होंने मदर पिदर आज़ादी दी हुई थी रिश्वत लेने की और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पे रिश्वत लेती थी, और बेगम साहिबा और इमरान खान साहब की नॉलेज में और उनके एम्पावर करने से वो लेते थे। एक वो केस बनता है इमरान खान के ऊपर कि आप क्यों उसको आपने एहलकार बनाया था कि वो सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सके। आपको ये भी इमरान खान को पता थी कि उस्मान बुज़दार जो है वो दिन रात रिश्वत लेता था और करप्ट था, उसके भी उन्होंने नहीं हटाया। और दूसरा उनके ऊपर जो केस बनता है वो $190 मिलियन जो उन्होंने वापस कर दिए उनको। अब मैं नाम लूंगा शायद कट जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ टीवी पे, लेकिन वो नहीं, आप जो नाम लीजिए, एक बड़े पूरा आदमी बोलिए, लोगों ने टेस्ट हो जाएगा मैं समा तो टीवी का, पूरा मलिक नाम रियाज, बोलिए। चलिए, $190 मिलियन जो मलिक रियाज को उन्होंने वापस कर दिए, क्योंकि मलिक रियाज को तो ज़ाहिर है पैसों की ज़रूरत है, आवाम को तो ज़रूरत नहीं है। वो भी एक लंगर खाने का हिस्सा है। तो $190 मिलियन जो इमरान खान ने वापस कर दिए, और जिसमें सपोजिटली शहजाद अकबर साहब का भी एक बड़ा रोल था और फी सबिलिल्लाह रोल नहीं था, वो और इमरान खान साहब ने भी ज़मीन ली है। ये 2 केस इमरान खान के ऊपर बनते हैं। और बिलखुसूस वो आदमी जो सारा दिन कहता है कि थकता नहीं है कि मैं करप्शन के खिलाफ था, तो भाई जब पहली मर्तबा तुमको हुकूमत मिली तो तुमने क्या किया? तुमने फराग गोगी को भी आज़ाद छोड़ दिया और इम्पावर शाहिद कर साहब दिया से पूछे, रिश्वत के लिए, और मुफ्ती को भी पैसे वापस कर दिए। शाहिद तो ये साहब, 2 अगर केस बनते हैं, ये लेकिन जो कुछ इज्जत पाकिस्तान में इज्जत का हो रहा केस है, बेकार। आपको लगता है कोई वे फॉरवर्ड है हमारे पास, या बस ठीक है मैं उसको ठोकूँ वो उसको ठोके, ये इसको जेल में डाले वो उसको जेल में डाले, इसी तरह चलता रहे पाकिस्तान, अल्लाह वारिस है? सर, इस सूरत हाल में वे फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो सब बातें हैं, कोई किसी ने आज तक मुल्क की बात की है?
ये तीनों बड़ी जमातें हैं, तीनों हुक्मरान रही हैं पिछले 3-4 साल के अरसे के अंदर, बाकी अरसा छोड़ दें। किसी जमात ने भी अवाम की तकलीफ़ की बात की है? मैं आपके मुल्क में 2,60,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, एक पैसा आपने नहीं रखा उनके लिए, किसी ने बात भी नहीं की। दुनिया में पहले नंबर पे पहुंच गए हम। आज जितने बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर हैं दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ बच्चे कम स्कूल से बाहर है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। किसी ने बात की नहीं। उसको अंदर करेंगे, हम तुम्हें अंदर करेंगे, तुम हमें अंदर करोगे, ये सारा खेल है। सारे दिन गाली गलोच है, पार्लियामान में कोई बात होती नहीं है। आप यकीन करें, बजट में मैंने और मिफ्ता साहब ने जितना टीवी पर जाकर बात की बजट के बारे में, पूरी पार्लियामान में नहीं हुई। ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी पार्लियामान है, ये कहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कौन सी सोच है? हुकूमत क्या सोच रही है? आप मुल्क के लिए कुछ करें। आप कभी आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, कभी आप पार्टियां बैन करने की बात कर रहे हैं। आप इससे किस पार्टी, इसकी सूबे में हुकूमत है, कैसे बैन करेंगे? आप करें ना, थोड़ा कोशिश करें। इख्तियार भी नहीं है, ये भी मालूम नहीं कि इख्तियार भी नहीं है हमारे पास। रेफरेंस बनाकर भेजेंगे अदालत में। अब फिर बात वही जजों पे आ जाएगी। लोग कहेंगे ये जज लगाए इसलिए गए हैं कि इन्होंने ये करना था, ये सब कुछ। ये आप सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं, अदल के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं, पार्लियामान को तबाह कर रहे हैं। एग्जेक्टिव तो चलता ही नहीं है, कहाँ पर जाएगा मुल्क? क्या पीटीआई से किसी ने आपसे रब्ता कायम किया? ये जो आजकल वो कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे सियासी जद्दोजहद करते हैं, महमूद अचकज़ई से उन्होंने बात की, फजल रहमान से बात की, आपसे किसी ने रब्ता नहीं? सियासी जद्दोजहद तो हम कर रहे हैं ना। आपसे किसी ने पीटीआई से नहीं, पीटीआई ना रब्ता करने की ज़रूरत है, ना हमें वो शौक़ है रब्ते का। बात यह है कि आज मुल्क की बात, पीटीआई मुल्क की बात करे, हम उसके साथ हैं। मुस्लिम लीग मुल्क की बात करें, हम उसके साथ हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क की बात करें, हम उसके साथ हैं। हम तो, आप जो आइन की बात करें, मुल्क की बात करें, उसके साथ हैं। माजी में जो कुछ करता है उसको छोड़ दें, आज आगे बढ़ें, आज ये कुर्सियों की दौड़ से बाहर निकलें। आज हकीकत से मैं कल भी कहा कि अब आपके पास एक रास्ता रह गया है। इस मुल्क के सियासतदान, फौज और जज बैठें एक टेबल पर, ये कोई रास्ता निकालें, एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, 3-4 साल मुल्क को चलाएं, एक रास्ते का तयन कर लें, वरना और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ना बैठे आपस में तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। मिफ्ता साहब, ये जो बजट पेश किया गया, इसके मतलब बहुत तनकीद हो रही है। बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि बहुत इन्फ्लेशनरी है। इससे एक जो गरीब आदमी है वो तो बिल्कुल मर जाएगा। बचने के लिए उसके पास वसाइल नहीं बचेंगे कि रोटी कहाँ से खरीदे और पानी कहाँ से खरीदे, बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाए। नदीम भाई, सीरियसली ये अक्ल फ़हम से बाहर बजट बनाया गया। 49.5% टैक्स है इस वक्त डॉक्टरों के ऊपर, आर्किटेक्ट्स के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है, अपना जिसको बिजनेस इंडिविजुअल कहते हैं। आप समझते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स से 49% टैक्स लेना चाहिए, अगर वो भी दे भी रहे हो? और कितना आसान है टैक्स इवेट करना। ये चीज़ IMF तो नहीं समझती, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को तो समझना चाहिए कि आप 49% टैक्स मांग रहे हैं उन लोगों से जिनको आप सामने तो कुछ भी नहीं देते। आप 38.5% टैक्स मांग रहे हैं आपके नौकरी पेशा लोगों से, यानी कि उसकी 10 में से 4 रुपए आप टैक्स मांग रहे हैं, और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स मांग रहे हैं, फिर और टैक्सेस होते हैं। ये आपके ख्याल से फेयर है? और आप समझते हैं कि आप टैक्स कलेक्ट कर लेंगे? आपने दुकानदारों को फिर टैक्स नहीं लगाया। 50,000 रुपये की सैलरी वाले के ऊपर आपने टैक्स लगाया, लेकिन 1,000 एकड़ की अगर ज़राई अराजी हो, आपने का टैक्स नहीं है। अरबों रुपए के आप महलों में रहते हो, आपके ऊपर एकदम रीजनेबल प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है, लेकिन आप जो है वो दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अखराजात आपने 24% बढ़ा दिए, जारी अखराजात 100% आपने पहले बजट के अंदर 100% PSDP बढ़ाया। लास्ट ईयर 700 अरब रुपये खर्च किया था, इस साल आपने कहा हम 1400 करेंगे, फिर उसको गिराकर आपने 1150 किया। यार आप क्या सोच रहे थे? ये वक्त है इस वक्त 450 अरब रुपया PSDP बढ़ाने का। ये वक्त है 600 अरब रुपया, 500 से 600 अरब रुपया आपने MNAs और MPs के प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए सूबे और वफाक में मिलकर। क्या इस बार नहीं बात कर सकते थे सूबों से मिलके कि यार वॉलंटरली थोड़ा थोड़ा पैसे वापस कर दो वफाक को, क्योंकि वफाक जो NFC में आपको देता है, वफाक तो कंगाली के नहज पे खड़ा हुआ है बैंकरप्सी के। आपने ये नहीं किया। आपने बात करी कि हम पेंशन रिफॉर्म करेंगे, उसको 1 साल मौखर कर दिया। आपने कहा मिनिस्ट्रियां बंद करेंगे, लेकिन पूरा आपने मेरे पास मिफ्ता साहब, लेकिन इस टॉपिक को दोबारा इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे। शाहिद खाकान साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए।